Good morning everyone. So today in this lecture we are going to start the last chapter of automobile engineering, that is exhaust emissions. In this chapter we will cover the catalytic converters, types of catalytic converters and BS norms, that is भारत स्टेज norms. तो बच्चों इस चैप्टर्स में बेसिकली जब ऑटोमोबाइल व्हीकल्स जितने हुए उन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के बहुत सारे पॉल्यूशंस थे, पॉल्यूशन लेवल थे. पॉल्यूशन लेवल कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे कार्बन मोनोऑक्साइड्स, बहुत सारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बहुत सारे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स थे जो इन्वायरमेंट में बेसिकली 3 to 4 डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे अस्थमा, कार्डियक अटैक यानी कि हार्ट अटैक, इरिटेशंस भी, आँखों में जलन भी होना, कभी कभी तो लंग्स कैंसर के भी वजह थे. तो जो मेजर पॉल्यूटेंट्स है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो अस्थमा के लिए स्पेसिफिकली या कार्डियक अटैक यानी कि हार्ट अटैक के लिए, और लंग कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल यानी कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, जो ये सारी चीज़ें मेजर पॉल्यूटेंट्स यानी कि जो ऑटोमोबाइल व्हीकल से निकलने वाली प्रमुख मेन उत्सर्जक थे, एमिशंस थे, उनको हमें कंट्रोल करना था. तो BS नॉर्म्स को भी देखेंगे, इन डिटेल्स देखेंगे, डोंट वरी. तो शुरू करते हैं बेसिक से. तो पहले कैटालिटिक कन्वर्टर समझते हैं. कैटालिटिक कन्वर्टर को सबसे पहले जब BS नॉर्म्स नहीं था यानी कि भारत स्टेज नॉर्म्स नहीं था, तो BS नॉर्म्स के पहले भारत इंडिया आता था, जैसे कि ऐसे कह देते थे कि इंडिया 2000 करके कह देते थे. उसके पहले भी कि भारत इमिशन नॉर्म्स था या इंडिया इमिशन नॉर्म्स था. तो उस समय 1991 में यानी कि 1991 में ये सबसे पहले पेट्रोल गाड़ी के लिए आया था. 1991 की बात है. 91 में ये केवल पेट्रोल व्हीकल्स के लिए था कि जो भारत इमिशन नॉर्म्स है या इमिशन नॉर्म्स सिंपल में था. 1991 में केवल पेट्रोल व्हीकल्स के लिए आया. 1992 में इसको डीजल के लिए किया गया. 1995 में ये ऑल ओवर सारी गाड़ियों के लिए किया गया इमिशन नॉर्म्स. लेकिन जो हमारा भारत स्टेज 1 जो है वो भारत स्टेज 1 एक्चुअली में कभी आया ही नहीं. उसको हम इंडिया 2000 कहते थे, यानी कि जब 2000 में ईयर 2000 में जो नॉर्म्स आया था, ईयर 2000 में जो नॉर्म्स था उसको हम इंडिया 2000 कहते थे, जिसे भारत स्टेज 1 के नाम से भी जाना जाता है. भारत स्टेज 1 तब नहीं था, डायरेक्ट हम BS 2 पे आए थे, यानी कि हम 2001 की बात कर रहे हैं. 2001 में हम BS 2 पे आए थे. BS 1 था ही नहीं, वो इंडिया 2000 करके था. तो इसको भी डिटेल्स में देखेंगे कि भारत स्टेज क्या है क्या नहीं है. इन 1995 में इंडिया में सारी गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर को मैंडेटरी कर दिया गया, चाहे वो पेट्रोल की हो चाहे वो डीजल की है, उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर को मैंडेटरी कर दिया गया. तो कैटालिटिक कन्वर्टर सबसे पहले जानते हैं होता क्या है और कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर के टाइप्स क्या है, या छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. तो सबसे पहले जो लास्ट चैप्टर है कि ऑटोमोबाइल का वो एग्जॉस्ट इमिशन है. मतलब एग्जॉस्ट इमिशन का मतलब क्या है कि ऑटोमोबाइल व्हीकल्स से निकलने वाले जितने स्मोक्स हैं या जितने एग्जॉस्ट गैसेज हैं उनके बारे में हम एक डिटेल स्टडी करेंगे कि ऐसे कौन कौन से गैसेस हैं जो हार्मफुल हैं और उनको हार्मलेस गैसेस में कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर की. तो कैटालिटिक कन्वर्टर है क्या? चलिए, तो कैटालिटिक कन्वर्टर की बात करें तो जो भी एग्जॉस्ट इमिशन कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है इसको, या फिर बेसिकली जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो एग्जॉस्ट इमिशन कंट्रोलर भी है. यानी कि जो भी ये दो प्रोसेस को, जो ये टॉक्सिक गैसेस हैं और जो पॉल्यूटेंट्स हैं एग्जॉस्ट गैसेस में, यानी कि जो इंटरनल कंबशन इंजन से निकलते हैं, उन्हें लेस टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स में कन्वर्ट करता है. तो कन्वर्ट करने की इसके दो तरीके हैं बेटा. पहला कि रेडॉक्स प्रोसेस यानी कि रिडक्शन प्रोसेस, और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस यानी कि उनसे ऑक्सीजन को रिलीज़ करना या ऑक्सीजन को कंबाइन करना. मतलब या तो ऑक्सीजन रिड्यूस कर रहे हैं वहाँ से या तो उनको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. तो जब ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहे हैं उनको हम कह रहे हैं
कि रिडक्शन प्रोसेस अगर ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करा रहा है, कंपाइल करा रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर है बेटा, वो दोनों तरह से रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि क्या ऑक्सीडेशन भी होता है और उनका रिडक्शन भी होता है। तो कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं, कुछ ऐसी एग्जॉस्ट गैसेस हैं जिनका हम रिडक्शन भी करते हैं और कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनका हम ऑक्सीडेशन भी करते हैं। तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स होता है वो ज़्यादातर या सामान्यतः आईसी इंजन्स के साथ होता है, जो या तो पेट्रोल यानी गैसोलीन मीन्स व्हाट, पेट्रोल, या तो पेट्रोल इंजन या तो डीजल इंजन के साथ वो जुड़ा होता है। यानी कि चाहे मिक्सचर लीन हो या फिर केरोसिन हीटर्स और स्टोव्स में भी कैटालिटिक कन्वर्टर्स का इस्तेमाल देखने को मिला। जैसे सबसे पहले इसको कैटालिटिक कन्वर्टर्स को यूएस में ऑटोमोबाइल मार्केट में देखा गया था। उसके बाद इसको कंपाइल कर दिया गया कि यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के थ्रू, जो ये रिकमेंड करती है कि हर एग्जॉस्ट सिस्टम में, ज़्यादातर पेट्रोल व्हीकल्स में जो 1975 के मॉडल में आए थे, उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर को उसने मैंडेटरी कर दिया था। तो कैटालिटिक कन्वर्टर को मैंडेटरी करने का मतलब यही था 1975 में यूएस में कि जो भी पेट्रोल के व्हीकल्स या जो भी डीजल के व्हीकल्स हैं उनको हम कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ कंपाइल कर दें। ठीक है बेटा, देखते हैं पावर सप्लाई फिर कब आती है। तो जो भी 1975 के समय थे, उस समय में इन लोगों ने कैटालिटिक कन्वर्टर्स को ही मैंडेटरी कर दिया था। तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स में बेसिकली जो टाइप्स है बेटा, वो 2 वे या 3 वे है। जैसे 2 वे और 3 वे की बात करें तो जो 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं उनमें जो टाइप्स की हम बात कर रहे हैं, जो 2 वे और 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं, उनमें जो 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं उनमें केवल और केवल ऑक्सीडेशन होता है, जबकि हम 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर की अगर बात करें तो 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में बेटा ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। मतलब ये जो हनीकॉम स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में केवल ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीजन से वो क्या होंगे, कंपाइल करेंगे, ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से उनका ऑक्सीडेशन होगा। और 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में ऑक्सीजन हम उनको कंपाइल भी करेंगे, मीन्स ऑक्सीजन से कंबाइन भी करेंगे और ऑक्सीजन का इमिशन भी करेंगे, यानी कि रिडक्शन भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में बेटा ज़्यादातर जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, यानी कि जो नॉक्स है, जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, उसको 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में वो क्या कर रहा है, उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है। और बेसिकली रिडक्शन ही करते हैं 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में नॉक्स का। ये जो है क्लीन एग्जॉस्ट गैसेस, ये आउटपुट है कैटालिटिक कन्वर्टर का, और ये जो डर्टी एग्जॉस्ट गैसेस हैं ये इसके हनीकॉम स्ट्रक्चर से इन होती हैं। जैसे ही इन होती हैं, एयर पंप से एयर सक्शन होता है और ये 2 वे में ऑक्सीडेशन कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और अनबॉन्ड हाइड्रोकार्बन, यानी कि जब 2 वे की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है। मैं केमिकली बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, तो ये CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब अनबॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स का, यानी कि अनबॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स का जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होगा और O2 है, जो भी अब बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं और CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली इन्हीं को हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, मतलब ऐसी प्रक्रिया जिनका ऑक्सीकरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। मतलब द कॉम्बिनेशन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में, और जब हाइड्रोकार्बन्स करेंगे तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में इन दोनों का ऑक्सीडेशन होगा। अब जब बात हम 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर की करेंगे तो 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में इन दोनों गैसेस के साथ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से ऑक्सीजन को जो हम रिलीज़ करेंगे, या फिर मतलब इनका जब रिडक्शन होगा, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज़ होगा तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि इनका रिडक्शन होता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से केवल नाइट्रोजन में। इसको हम रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं, है ना। तो बेसिकली 3 वे में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स का। रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्साइड्स ऑफ
नाइट्रोजन का। ये 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर है। 2 वे में केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स या फिर सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में। तो चलिए देख लेते हैं। तो 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर्स की अगर हम बात करें, यानी कि 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर्स में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है बेटा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स जैसे ही इन होगा तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में इसमें होता है 3 चीज़ें। प्लेटिनम, रोडियम या पैलेडियम का प्लेट होता है। प्लेटिनम के अंदर खासियत यह है कि वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देता है, अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट होता है जिसको हम प्लेटिनम, रोडियम या पैलेडियम को हम क्या कह रहे हैं, कैटलिस्ट कह रहे हैं, जो ऑक्सीजन या तो इमिट करता है या तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाता है उसको, मतलब या तो उसका ऑक्सीडेशन करता है या तो रिडक्शन कराता है। वो हार्मलेस गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इन हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या हाइड्रोकार्बन, जो दोनों ही अस्थमा और कार्डियक अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हार्मलेस गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए 1995 में इंडिया में भी जितनी कैटालिटिक कन्वर्टर्स गाड़ियाँ थीं ऑटोमोबाइल व्हीकल्स की, उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर को मैंडेटरी कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर की। तो जैसा कि मैंने दिखाया कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स इस कैटलिस्ट प्लेटिनम, रोडियम या पैलेडियम का जो सीलिंग किया रहता है हनीकॉम्ब, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, जो ये कैटालिटिक कन्वर्टर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो उसके बाद ये एग्जॉस्ट सिस्टम है जो हार्मलेस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस कैटालिटिक कन्वर्टर्स का जैसा कि मैंने कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या कहा हमने कि 1981 में जो 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर्स था उसको पूरी तरह से 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में परिवर्तित कर दिया गया। मतलब कि 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या एक फीचर्स एक्स्ट्रा है कि वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का रिडक्शन कर रहा है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है तो वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जब बात करते हैं हम 1981 के दशक की, तो 1981 में 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर केवल कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स के लिए था। लेकिन जब देखा गया कि डीजल व्हीकल्स में जब भी टेम्परेचर आईसी इंजन का बढ़ रहा है तो वहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यानी जो नाइट्रोजन के कार्बन कंपाउंड थे या नाइट्रोजन के जो कंपाउंड थे वो ज़्यादा इमिट हो रहे हैं। तो इसीलिए 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। जो 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या करता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का रिडक्शन कर देता है। इसीलिए 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर को ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैटालिटिक कन्वर्टर्स भी कहते हैं। तो अब ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स नो मैटर कि ये 2 वे में अभी भी बहुत सारे जो लीन वन इंजन्स हैं, मतलब ऐसे इंजन्स जिनमें फ्यूल लीन होता है। लीन मीन्स व्हाट कि एयर फ्यूल रेशियो स्टोइकोमेट्रिक होता है या लीन होता है। एक एयर फ्यूल रेशियो होता है स्टोइकोमेट्रिक 14.6:1 बताया था। दूसरा क्या होता है, लीन होता है। लीन मीन्स व्हाट, एयर की क्वांटिटी ज़्यादा है, फ्यूल की कम है। रिच का मतलब क्या, फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा है, एयर की कम है। तो लीन मिक्सेस के लिए अभी भी 2 वे का इस्तेमाल कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। अब इन 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये स्टोइकोमेट्रिक फ्यूल रेशियो पे ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का पूरी तरह से सफलतापूर्वक क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं और इसको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये दोनों गैसेस हार्मलेस गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस नहीं है, ये दोनों हार्मलेस गैसेस हैं, कम नुकसान करेंगे या नुकसान नहीं करेंगे। तो अभी भी यानी कि अभी भी बात कर रहा है कैटालिटिक कन्वर्टर का, एग्जॉस्ट सिस्टम में ऑटोमोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है, ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, ज़्यादातर कॉमन है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स के, फोर्कलिफ्ट में, माइनिंग इक्विपमेंट्स में, ट्रक्स में, बसेस में, लोकोमोटिव्स में, मोटरसाइकिल्स में और जहाज़ों पे। अभी भी ये कुछ लकड़ी के जो स्टोव हैं उनके इमिशन को कंट्रोल करने के लिए, इनके उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए भी हम कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इसको क्या किया गया कि गवर्नमेंट ने कुछ समय बाद इसको एक रेगुलेट कर दिया, मतलब एक आपको फिक्स कर दिया
आपको रिकमेंड कर दिया कि ये रिकमेंडेड ही होगा, यानी कि एक रेगुलेशंस बना दिया जिसके थ्रू ये मैंडेटरी कर दिया गया कि इन्वायरमेंटल रेगुलेशन के लिए, हेल्थ को बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए भी ये जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशन और थ्रू हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस है उसके थ्रू इसको गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया, यानी कि मैंडेटरी कर दिया आपको कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाना ही है, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल व्हीकल्स हो, यानी चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, चाहे वो 3 व्हीलर्स हो। आगे डिस्कस करेंगे क्यों किया। तो जो कैटलिस्ट है वो अपने आप में ही क्या है, बहुत सारे कीमती धातुओं का मिक्सचर होता है। जो हम कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे ये जो हम कह रहे हैं, ये जो कैटलिस्ट है, जो कहें प्लेटिनम, रोडियम या पैलेडियम का है, ये अपने आप में ही एक कीमती धातुओं का, प्रीसियस मेटल का कॉम्बिनेशन मिक्सचर होता है, जिसमें तो ज़्यादातर किसके ग्रुप के हैं, प्लेटिनम के ग्रुप के हैं। क्योंकि प्लेटिनम की एक खासियत क्या है कि ये सबसे ज़्यादा एक्टिव कैटलिस्ट है। क्यों? और सबसे ज़्यादा प्रयोग भी होता है क्योंकि ये, लेकिन ये सभी भी अभी भी क्या है कि ये इसमें ज़्यादा कॉस्ट है, इसीलिए इसको हम प्रीफर ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। मतलब ज़्यादा यूज़ तो करते हैं लेकिन अभी भी ये सस्टेनेबल नहीं है या सूटेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है प्लेटिनम की, वो काफ़ी प्रीसियस मेटल है, कीमती धातु है जिसकी कीमत ज़्यादा होती है, इसीलिए उसके अल्टरनेट है, एक पैलेडियम और रोडियम का इस्तेमाल करते हैं। प्लेटिनम में इन दोनों का गुण पाया जाएगा। अब प्लेटिनम और रोडियम क्या है, या पैलेडियम और रोडियम, तो ये 2 अदर कीमती धातु हैं, 2 दूसरे कीमती धातु हैं, अल्टरनेट हैं प्लेटिनम का। क्योंकि प्लेटिनम क्या है, काफ़ी कॉस्टली है। तो जो रोडियम है उसको हम रिडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब केवल वो ऑक्सीजन का रिडक्शन करेगा, यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए रोडियम दे देंगे। और जो पैलेडियम है उसको हम ऑक्सीडेशन के लिए या ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट के लिए, मतलब 2 तरह की चीज़ें बातें सामने आई। एक ये कि जो हम प्लेटिनम का इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, उस प्लेटिनम के लिए वो तो दोनों के लिए था, चाहे ऑक्सीडेशन करा लो चाहे रिडक्शन करा लो, लेकिन ये कीमती धातु है, महंगी है। इसका अल्टरनेट हमने ढूंढा तो हमें मिला क्या कि एक पैलेडियम है और दूसरा क्या, रोडियम। रोडियम रिडक्शन के लिए और ये पैलेडियम क्या है, ऑक्सीडेशन के लिए। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स का, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 H2O में कन्वर्ट हो रहा है। और रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को हनीकॉम स्ट्रक्चर में हम ऑक्सीडेशन के लिए भी और रिडक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर लिए, इन्हीं को नाम दे दिए 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर्स। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, आप देख लीजिएगा। तो 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर्स में क्या है कि रिडक्शन हो रहा है किसका, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से मिला तो CO2। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें 2 पार्ट होंगे बेटा, या तो पूरा जो प्लेट है वो प्लेटिनम का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि प्लेटिनम के पास रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर प्लेटिनम नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो रिडक्शन के लिए क्या लगाओगे, रोडियम, और ऑक्सीडेशन के लिए क्या लगाओगे, पैलेडियम। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़े तो देख लो, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट या इमिट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे या ऑक्सीजन से अलग होंगे, ऑक्सीजन से जब मिलेंगे तो H2O CO2 अलग होंगे तो नाइट्रोजन, सिंपल। यानी कि इन दोनों का ऑक्सीडेशन, इन दोनों का ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये जो हार्मफुल गैसेस थे, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वो हार्मलेस गैसेस यानी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बात अलग है बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हानिकारक गैसेस है, बात समझ में आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उसकी एक्सेस क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है, बताया था मैंने। कार्बन डाइऑक्साइड समस्या नहीं है हमारे लिए, उसकी मात्रा को जो हम बढ़ा दे रहे हैं वो एक समस्या है, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जैसे ही हम एक्सेस क्वांटिटी कर रहे हैं वो ज़्यादा हीट को, थर्मल रेडिएशन, सोलर रेडिएशन को ज़्यादा ट्रैप कर रहा है, और ज़्यादा ट्रैप कर रहा है तो अर्थ पे जो ट्रोपोस्फीयर है उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये एक फिक्स क्वांटिटी में हो तो समस्या नहीं है।
क्योंकि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे ट्रोपोस्फीयर या इन्वायरमेंट में हो ही नहीं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घट जाएगा, जहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जब कोई गैसेस ऐसी होंगी ही नहीं जो हीट को ट्रैप करेंगी, तो फिर रिस्पॉन्सिबल कहाँ है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, या फिर वो अर्थ का टेम्परेचर कितना कम होगा, ज़रा ये सोचो। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक समस्या नहीं है, इसकी क्वांटिटी को जो हम ऑटोमोबाइल व्हीकल से, इंडस्ट्रियल से या फिर ह्यूमन वेस्ट से बढ़ा रहे हैं, वो एक समस्या है। चलिए आगे बढ़े। ठीक, अब 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर वही सारी चीज़ें जो मैंने समझाई। मतलब क्या कि नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सब गैसों ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को क्या करता है, ये बदल देता है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक अलग चीज़ है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, एसिड रेन और स्मोक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वही कह रहा है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में वो कन्वर्ट कर देता है। 1981 से 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर को, जैसा कि मैंने कहा, 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। उसको क्या कर दिया गया, सभी गाड़ियों में यूएसए और कनाडा के अंदर मैंडेटरी कर दिया गया, लगा दिया गया। और बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने तुरंत के प्रभाव में व्हीकल इमिशन रेगुलेशन को अपने प्रभाव में लाया और 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर को पेट्रोल से चलने वाली सभी गाड़ियों में मैंडेटरी कर दिया, लगाने को कह दिया। वो ऐसे नॉर्म्स बना दिए जिनके अंतर्गत 1981 में अब 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर को आपको लगाना, वेदर इट इज़ अ गैसोलीन इंजन। अब कह रहा है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो कैटलिस्ट है वो टिपिकली क्या करता है कि उसी हाउसिंग में रहता है। हाउसिंग मीन्स जो हनीकॉम स्ट्रक्चर है, ये जो हनीकॉम स्ट्रक्चर है, ये जो हनीकॉम स्ट्रक्चर है, इसी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस होता है 2 पार्ट में, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि जो उसी हाउसिंग में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उसी में कॉमनली है। कुछ इंस्टेंसेस पे ये क्या करते हैं, अलग अलग भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, उसी हनीकॉम स्ट्रक्चर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी फिट कर देते हैं और कहीं कहीं 2 पार्ट बना देते हैं। एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है, दूसरी तरफ रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का नाइट्रोजन में परिवर्तन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्जन। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर है, या तो मेटल, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम या एल्यूमिना बेस है। ये क्या होगा, जो भी एग्जॉस्ट गैसेस इन प्लेट से होके जाएंगी, तो जो ऑक्सीडाइजिंग प्लेट होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और हाइड्रोकार्बन्स का H2O और CO2 में कन्वर्ट करेगा। क्यों बोलो? तो ये सारी चीज़ें ये किस में होंगी, ऑक्सीडेशन प्लेट में होंगी। और जो प्लेट रिडक्शन होगी वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से ऑक्सीजन को इमिट कर देगी, रिलीज कर देगी, रिड्यूस कर देगी और वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये क्लीन गैसेस में कैटालिटिक कन्वर्टर के इनपुट पे हार्मफुल गैसेस थी, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन उसके एग्जिट पे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और नाइट्रोजन है जो एक हार्मलेस गैसेस हैं। तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स को इसीलिए मैंडेटरी कर दिया गया। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये सारे गैसेस। अब इसमें 2 पार्ट, मैंने कहा 3 वे में कहीं कहीं एक ही हाउसिंग में होती है, कहीं कहीं 2 पार्ट में करते हैं। एक फर्स्ट स्टेज होता है जहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, एक दूसरा स्टेज होता है जहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्या, रिडक्शन होगा। तो फर्स्ट स्टेज में ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग प्लेट यानी क्या, पैलेटियम या पैलेडियम को प्लेटिनम देंगे तो वो तो दोनों काम एक ही में कर देगा, क्योंकि प्लेटिनम के पास क्या है, ऑक्सीडेशन की भी प्रॉपर्टी है और रिडक्शन की भी प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ रही है? तो ये 2 वे और 3 में बेसिक सा फ़र्क है। ऑलमोस्ट अब 2 वे को बंद ही कर दिया गया है, ज़्यादातर 3 वे ही है, क्योंकि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को भी ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है। तो अब आते हैं, अभी तक में हमने कैटालिटिक कन्वर्टर देखा, अब आते हैं भारत स्टेज नॉर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आप यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं कि आपको एक न एक क्वेश्चन सीधा एक लाइन में मिलेगा कि BS नॉर्म्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन BS नॉर्म्स, या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट इट इज़ अ कंपल्सरी। ये आप मान के चलिए कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो BS नॉर्म्स क्या है, भारत स्टेज नॉर्म्स क्या है?
तो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि जो ऑटोमोबाइल व्हीकल से निकलने वाली गैसेस थी, उनमें कुछ गैसेस ऐसी हैं, जैसे मैं बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड की, अनबॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स की, या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की, या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की। ये ऐसे, अब भारत स्टेज को लाया क्यों गया, इस पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चलेगा फिलहाल, कि भारत स्टेज को लाने के पीछे ये रिस्पॉन्सिबल जो हार्मफुल गैसेस हैं वो हैं, मतलब कुछ वे एसआई इंजन से, स्पार्क इग्निशन इंजन्स के जो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और जो सीआई इंजन के मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत कम है, अनबॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स है ही नहीं, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ये जो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं एसआई और सीआई के, इन्हीं हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट हमें करना है, क्योंकि कन्वर्ट करने के अलावा जो इमिशन है, मतलब जो उत्सर्जन है इन गैसेस का, हम कोशिश करेंगे वो भी कम से कम हो। क्योंकि ऑटोमोबाइल व्हीकल्स की अगर हम पहले की बात करें, इन 1995 या फिर 2000 के सीरीज़ की, जब BS1 को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके पहले भी 1991 या 1992 में, 1991 में पेट्रोल के लिए भारत इमिशन नॉर्म्स था, डीजल के लिए 1992 में डीजल इमिशन नॉर्म्स था, या भारत इमिशन नॉर्म्स पेट्रोल के लिए 1991 में, डीजल के लिए 1992 में था। तो 1995 तक देखते देखते, क्योंकि उसको किसी भी 4 सिटीज़ में लाया गया, जैसे 4 सिटीज़ सबसे पहले मुंबई थे, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, ये चारों सिटी मेजर सिटीज़ थी जहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया सबसे पहले। लेकिन 1995 में जो भी व्हीकल्स हो, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो, उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर को मैंडेटरी कर दिया गया, क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर का पर्पस आपने अभी देखा, जो भी हार्मलेस या हार्मफुल गैसेस थे उनको हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट हमने किया। लेकिन अभी भी बहुत सारे, क्या उनको 100% पॉसिबल है कैटालिटिक कन्वर्टर से कर पाना, या फिर हम चाहते हैं कि इमिशन को कम कैसे करें? नॉट फ्रॉम दिस गैसेस, बहुत सारे सल्फर के कंटेंट हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जिनकी साइज़ 2.5, 10 माइक्रॉन्स, 2.5 माइक्रॉन्स है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स से हम मेज़र करते हैं कि PM कहते हैं, अक्सर आने को सुनने को मिल जाता है कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM 2.5 का साइज़ बढ़ गया, मतलब उस पॉल्यूटेंट्स के एयर पॉल्यूशन में वो जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनकी साइज़ 2.5 माइक्रॉन से बढ़ गई है या 10 माइक्रॉन से बढ़ गई है। 2 पैरामीटर्स हैं जो PM 2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रॉन्स और पार्टिकुलेट मैटर्स 10.5 या 10 माइक्रॉन्स, ये मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ है पार्टिकल से, इससे कम या ज़्यादा हुए तो हम कहते हैं कि एयर क्या है, पॉल्यूटेड हो चुकी है। तो इसको मेज़र करने के लिए एक पैरामीटर्स यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अब इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम उस PM 2.5 और PM 10 के माइक्रॉन्स यानी एयर पार्टिकल्स के साइज़ को मेज़र कर रहे हैं। तो ये एक मेजर समस्या था कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाले जो भी गैसेस हैं उनको हम कंट्रोल कैसे करें, या फिर उनकी कंट्रोलिंग या उनका जो इमिशन है एटलीस्ट कंट्रोल ना कर सकें, लेकिन उनका इमिशन का लेवल जो है उसको हम कम कर सकें। इसीलिए भारत स्टेज को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पहले, भारत स्टेज के पहले भी वही हमने क्या कहा कि बहुत सारे व्हीकल्स में टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया गया जिससे पॉल्यूशन लेवल कम हो। इसी की वजह से अब बातें होती है कि जो भी हम BS6, BS4 या BS3 की गाड़ियाँ तो लॉन्च कर दे रहे हैं, लेकिन BS फ्यूल का क्या है? जैसे अभी 2017 में 1 अप्रैल 2017 में ये था कि BS5 को लाना है, लेकिन क्योंकि हम यूरोपियन यूनियंस को, जो भारत स्टेज नॉर्म्स है वो यूरोपियन यूनियन नॉर्म्स को फॉलो करता है, यानी जो यूरोप में जो पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स है उसी को हम इंडिया वाले भारत स्टेज के नॉर्म से फॉलो करते हैं। क्योंकि 2015 में ही, सितंबर 2015 में ही वो यूरोप में BS6 आ चुका था। अब हमारे यहाँ उस समय में BS3 या BS4 चल रहा था। नहीं, 2015 की बात में BS3 था, लेकिन जब BS4 आया तो हम अभी 2 स्टेज पीछे थे। मतलब हम यूरोपियन यूनियंस के BS6 2015 में ही हैं और हम अभी BS5 को ला रहे थे 2017 में।
2017 में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इस सिचुएशन पे क्या हुआ कि हम क्योंकि BS यूरोपियन यूनियंस के नॉर्म्स को ही फॉलो करते हैं, वहाँ 2015 में ही BS6 चल रहा है, तो हमने BS5 को स्किप कर दिया 2017 में, और हमने कहा कि 2020 में हम BS6 को इम्प्लीमेंट करेंगे, और 1 अप्रैल 2020 के बाद से ही BS4 की कनेक्शन बंद है सारे, यानी कि BS6 1 अप्रैल 2020 से BS6 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। उसके पहले अब BS4 या उसके भी 1 अप्रैल 2020 से BS4 का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, ना तो व्हीकल्स बिकेंगे। तो बेसिकली कहा क्या गया कि इस तरह से प्राइवेट सेक्टर्स में जो भी है, यानी कि पब्लिक के लिए हार्मफुल था। अब क्योंकि कम से कम जो हानिकारक गैसेस हैं वो कम से कम निकलेंगी, तो इनसे होने वाली बीमारियां भी कम होंगी, और मोर ओवर जो पार्टिकुलेट मैटर था जैसे सल्फर के कंटेंट या PM2.5 PM10 और जो पॉल्यूशन लेवल था हवा में वो घट गया। वो घटा तो कहीं ना कहीं जो गाड़ियों का प्राइस था, क्योंकि हम पॉल्यूशन लेवल को घटा रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंजन में, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फ्यूल में, जरूरी नहीं कि BS6 का इंजन ही हो। अब इसके पीछे एक और वजह था 2017 में हम क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, क्यों यूरो नॉर्म्स के पैरेलल नहीं चल पाए। उसका वजह यह था कि हमारे यहाँ जो भी पेट्रोलियम कंपनीज हैं, यानी कि ऑयल रिफाइनरीज जो कंपनी है या ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी OMCs कहते हैं, जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको भी BS6 का फ्यूल बनाना पड़ेगा। BS6 के फ्यूल में भी फ्यूल की पॉलिसी है या रेगुलेशंस है, एक्ट है, जिसके तहत कहा गया कि जो पार्टिकुलेट मैटर है तो जो सल्फर कंटेंट है वो 50 से कम होने चाहिए। तो जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्होंने टाइम मांगा कि हमें पहले तो सल्फर कंटेंट 50 ppm यानी कि 50 पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन पार्ट्स लें तो उसमें 50 पार्टिकल्स किसके हों, सल्फर के हों, उससे कम उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और उस लेवल तक बनाना फ्यूल को यानी कि पेट्रोल और डीजल को, और पूरे इंडिया में सप्लाई करने के लिए हमें टाइम चाहिए। तो इंडिया में इसीलिए हम यूरोपियन यूनियंस के पैरेलल नहीं चल पाए, क्योंकि यूरोपियन यूनियंस में 2015 में ही BS6 के फ्यूल वेल्स थे, हमारे यहाँ अभी भी 2020 में हम आए हैं BS6 पे। तो उस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक टाइम दिया और गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम 2017 में 1 अप्रैल 2017 में हम BS5 को नहीं लाएंगे, हम BS6 को लाएंगे और इमिशन लेवल और घटाने की कोशिश करेंगे। 5 को स्किप करो, 6 को लाओ। तो वो सारी चीज़ें मोर ओवर वही कहानी है। तो पहला जो इमिशन नॉर्म्स था वो 1991 में, मैंने कहा ना कि पेट्रोल की गाड़ियों के लिए 1991 में, उसके बाद 1992 में डीजल की गाड़ियों के लिए लाया गया, और उसके बाद 1995 तक आते आते पेट्रोल की गाड़ियों में, सारी गाड़ियों में हम क्या कर दिए, कैटालिटिक कन्वर्टर को मैंडेटरी कर दिए कि इन इंडिया फ्रॉम 1995 देयर इज अ रिकमेंडेशन टू फिक्स द कैटालिटिक कन्वर्टर इन पेट्रोल व्हीकल्स, ऑल द पेट्रोल व्हीकल्स वेदर इट इज अ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स। ठीक है बेटा, चलो। अब भारत स्टेज इमिशन नॉर्म्स, जैसा कि मैंने कहा सबसे पहले यही था भारत इमिशन नॉर्म्स या भारत स्टेज इमिशन नॉर्म्स। तो भारत स्टेज इमिशन नॉर्म्स वो क्या करता है कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, या ये एक स्टैंडर्ड है भारत का जो किसके तहत आता है, हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, जिसको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। यही उसके नॉर्म्स को कंट्रोल करता है। यानी कि भारत में जो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड है उसको इम्प्लीमेंट या फिर कंट्रोल कौन करता है, टाइम बाय टाइम, यानी कि टाइमलाइन कौन देता है, वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देता है, जो किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। यानी ये मिनिस्ट्री सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इम्प्लीमेंट करने का और टाइमलाइन का और गाइडलाइंस देती है कि कब इम्प्लीमेंट करना है, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, और पर्टिकुलर सारे गैसेस का, चाहे वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हो, चाहे हाइड्रोकार्बन्स हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे सल्फर कंटेंट हो, कितना लेवल होना चाहिए ये भी वही डिसाइड करता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। अब इसके अंतर्गत क्या है कि जो भी आउटपुट है एयर पॉल्यूशन का, जो एक CI इंजन यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन या फिर SI इंजन यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन से आ रहा है, उसको हम
मोटर व्हीकल्स के साथ भी, यानी कि जो टू व्हीलर्स या फिर और भी मोटर व्हीकल्स हैं, उनके साथ एक स्टैंडर्ड बनाए, उसी को भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड नाम दिया गया या पॉलिसी दी गई। अब उसके अंतर्गत, इस स्टैंडर्ड के अंतर्गत क्या है, हमने जैसा कि कहा कि हम किसको फॉलो करते हैं, यूरोपियन रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। वी द इंडियंस फॉलोड द यूरोपियन नॉर्म्स, हम यूरोपियन नॉर्म्स को या यूरोपियन स्टैंडर्ड को या फिर यूरोप के रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जो सबसे पहले 2000 में आया और इसको बोला गया इंडिया 2000, जो यूरोपियन नॉर्म्स फर्स्ट था। इंडिया 2000 नाम दिया गया, पहला भारत स्टेज नहीं था। हम डायरेक्टली 2001 में BS2 पे आए थे, BS1 कभी था ही नहीं एक्चुअली में, उसका नाम था इंडिया 2000। और बाद में इसको बहुत सारे पॉलिसीज़ में चेंज किया गया। अभी के डेट में सभी नई गाड़ियों में जो भी मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उनमें हम क्या कर रहे हैं, इन सारे रेगुलेशंस को, जो भी BS स्टेज यानी कि भारत स्टेज के जो भी नॉर्म्स हैं, उसको फिट करके ही हम अप्रूव कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो भी पॉल्यूशन का लेवल है, जो भी इमिशन के नॉर्म्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं नई गाड़ियों में, उसके साथ ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही हम ये रिसर्च करके या फिर एनालिसिस करके देख ले रहे हैं कि उस पर्टिकुलर गाड़ी में कितना एग्जॉस्ट हो रहा है, या फिर कितने इमिशंस के लेवल हैं, या कितनी गैसेस इमिशंस में कौन सी गैस कितने लेवल में है, वो एक पैरामीटर्स में है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, उनके इंजन्स को और मॉडिफाई कर रहे हैं। और हमारे जो BS नॉर्म्स है उसके तहत नॉट ओनली इंजन्स, केवल इंजन ही नहीं, फ्यूल्स को भी इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि उस फ्यूल में कितने सल्फर कंटेंट हैं। अगर बात करें SI इंजन यानी गैसोलीन या पेट्रोल की, तो उसमें जो एडिटिव्स हैं यानी कि पैराफिन, नेप्थलीन, एरोमेटिक्स है ना, पैराफिन, ओलिफिन, नेप्थलीन, एरोमेटिक्स, उसके लेवल भी क्या है, या फिर उसमें सल्फर कंटेंट क्या है। तो डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, सल्फर कंटेंट को भी डिसाइड किया गया कि इससे ज़्यादा सल्फर कंटेंट इस फ्यूल में नहीं होना चाहिए। इसी को देखते हुए अभी लेटेस्ट में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ऑक्टेन नंबर 100 तक का जो पेट्रोल है उसको लॉन्च किया। आए दिनों में सुनने को मिल रहा होगा कि BS6 के जो पेट्रोल हैं वो दिल्ली NCR में लॉन्च हुए हैं। दिल्ली NCR में BS6 के फ्यूल चल रहे हैं। तो धीरे धीरे इंडिया में अब BS6 के फ्यूल, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे गैसोलीन हो, यानी कि चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, यानी कि गैसोलीन हो या डीजल हो, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। आगे बढ़े, बस सुनते रहो, ठीक है ना। तो अब अक्टूबर 2010 से, सिंस अक्टूबर 2010, जो भारत स्टेज 3 है उसको पूरी कंट्री में लाया गया। और इन पूरी कंट्री के अलावा जो 13 मेजर सिटीज़ हैं उनमें भारत 4 यानी कि भारत स्टेज 4 नॉर्म्स को लाया गया था 1 अप्रैल 2010 से। मतलब कि 2010 से भारत स्टेज 3 था, लेकिन जो 13 मेजर सिटीज़ थी, अभी मैं एक चार्ट दूंगा जहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो BS4 को इन 13 मेजर सिटीज़ में लाया गया। तो और इनको क्या किया गया कि 1 अप्रैल से 2017 से पूरी कंट्री में मैंडेटरी कर दिया गया कि BS4 पूरी कंट्री में भैया 1 अप्रैल 2017 से लागू होंगे। पहले 13 शहरों में ही था, मतलब 2010 के समय में तो BS3, उसके बाद BS4 को पहले 13 शहरों में लाया गया, 13 मेजर सिटीज़ में। वो शहर बहुत हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, ऐसे कई सारे 13 शहर थे। उसके बाद क्या किया गया, 2017 से BS4 को पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। 2016 में जो भारत सरकार ने क्या किया, उसने अनाउंस किया कि वो BS5 को स्किप करेगा और BS6 के नॉर्म्स जो 2020 यानी 1 अप्रैल 2020 से होंगे वो BS5 नहीं होगा, BS6 होगा। यानी 1 अप्रैल 2017 को जो BS5 आने वाला था, पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ गया कि हम BS5 को लाके भी पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाते उतना, हमें BS6 को तुरंत लाना पड़ता। इसीलिए हम कहें कि BS5 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, कि 2017 में BS5 को हटाओ, डायरेक्ट 2020 में BS6 को लाओ। जबकि BS6 यूरोप में 2015 में ही, सितंबर 2015 में ही आ चुका है। यानी अभी भी हम यूरोपियन यूनियन से
बहुत पीछे हैं। ठीक है, इन इट्स रिसेंट जजमेंट, अभी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सारी गाड़ियां 1 अप्रैल 2020 तक या 1 अप्रैल 2020 से जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। तो 1 अप्रैल 2020 से जो BS4 की गाड़ियां हैं उनके सारे पार्ट्स खोल लो और खोल के या तो जो पुरानी गाड़ियों में उनको यूज़ कर लो, मतलब इनका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करने वाली है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 अप्रैल 2020 से BS4 की गाड़ियां नहीं बिकेंगी और BS5 को तो हमने स्किप ही कर दिया, यानी कि अब 1 अप्रैल 2020 से BS6 की गाड़ियां का ही रजिस्ट्रेशन होगा। यानी जो भी गाड़ियां बनेंगी वो अंडर द CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत वो सारे नॉर्म्स रेगुलेशंस को फुलफिल करते हुए वो गाड़ियां BS6 की ही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 15 नवंबर 2017 को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने कंसल्ट किया सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को, और जब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कंसल्ट किया तो उनमें उन्होंने BS4 ग्रेड के फ्यूल्स को दिल्ली में, NCT मीन्स नॉर्थ कैपिटल टेरिटरीज, मतलब दिल्ली के आसपास जो हैं, जैसे गुरुग्राम है, गुड़गांव था पहले, अब गुरुग्राम है, नोएडा हुआ और दिल्ली हुआ, तो ऐसे जो NCT यानी कि नॉर्थ कैपिटल टेरिटरीज जिनको NCR रीजन कहते हैं, वो शहर में दिल्ली के साथ साथ NCT को भी 1 अप्रैल 2018 से क्या किया, 1 अप्रैल 2018 की बजाय 1 अप्रैल 2020 किया। मतलब कि जैसे फ्यूल को भी तो इम्प्लीमेंट करना है, गाड़ी को तो हम कर लेंगे, लेकिन 15 नवंबर 2017 की गवर्नमेंट के डिसीजंस में जो उनकी कंसल्टेशन हुआ, जो मीटिंग हुई, उसके तहत ये कहा गया कि जो BS6 ग्रेड के फ्यूल है, नॉट BS4, BS6 ग्रेड्स के जो फ्यूल है उसको 1 अप्रैल 2018 की बजाय 1 अप्रैल 2020 किए। बात समझ में आ रहा है कि जैसे बातों को समझो, फ्यूल्स भी उसी ग्रेड के होंगे BS6 के, तो जो भी ऑटो फ्यूल्स है यानी कि जो भी फ्यूल्स हैं वो NCT के साथ साथ दिल्ली में भी 1 अप्रैल 2018 से वो क्या करने वाले थे कि जैसे क्या था कि BS6 की जब गाड़ियाँ आएंगी, एक बार फिर से समझ लो, जो बेटा BS6 की गाड़ियाँ आएंगी, गवर्नमेंट ने कहा कि 1 अप्रैल 2020 से गवर्नमेंट में यानी कि इंडिया में BS6 की गाड़ियाँ आएंगी, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स 1 अप्रैल 2020 से BS6 होगा। लेकिन फ्यूल का क्या है, फ्यूल को भी तो इम्प्लीमेंट करना होगा। तो NCT यानी कि नॉर्थ कैपिटल रीजन दिल्ली के साथ साथ NCT में भी 2020 की बजाय यानी कि 2020 में हमें फ्यूल्स को लाना था, हमने 1 अप्रैल 2018 को ही जो BS6 ग्रेड के फ्यूल्स थे उनको NCT दिल्ली के साथ साथ NCT में यानी NCR में सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। मतलब हम 2 साल पहले फ्यूल को ला दिए थे इंजन आने के बाद। इंजन 2020 में आया, लेकिन जो BS6 ग्रेड का फ्यूल्स है दिल्ली और NCT में वो पहले आ गया था। तो आए दिन सुनने में आता था दिल्ली में BS6 के ग्रेड के फ्यूल बिक रहे हैं, 2018 में सुने होंगे, 1 अप्रैल 2018 के बाद ही। वास्तव में जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री यानी कि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, OMCs हैं, उन्होंने क्या किया था कि जैसे BS6 के ग्रेड के फ्यूल को NCR और लाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, जो NCR का रीजन था वो 1 अप्रैल 2019 से पूरा NCR का रीजन कवर किया। वास्तव में 1 साल अभी भी लग गए कंसल्टेशन के बाद भी। कंसल्टेशन तो ये था कि 1 अप्रैल 2018 से BS6 ग्रेड के फ्यूल NCT और दिल्ली में हम देंगे, लेकिन वास्तव में इसे आने में 1 अप्रैल 2019 लग गया। अब ये सारे स्टेज लेने में पेट्रोलियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़े, इसीलिए ये 2019 के आसपास BS6 ग्रेड के फ्यूल को लॉन्च कर पाए, क्योंकि BS6 ग्रेड के फ्यूल्स में भी ये डिसाइडेड है कि कितने सल्फर कंटेंट होने चाहिए, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो। अब द डिसीजन वाज मेड विद द डिसाइडेड बाय द ऑटोमोबाइल कंपनी as they had planned the development according to the roadmap of 2020। लेकिन जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अभी हम 2010 तक 2017 तक हम BS4 पे थे, अब BS4 की भी सेलिंग बंद करनी थी, BS5 को स्किप करना था, BS6 के लाने थे इंजन्स,
तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसीलिए उनके लिए टाइम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो उनको टाइम दिया, वो कहा ठीक है हम आपको BS5 स्किप करके BS6 लाएंगे, लेकिन 1 अप्रैल 2020 तक आप यानी कि 1 अप्रैल 2020 से आप BS4 की गाड़ियाँ का रजिस्ट्रेशन ही हम बंद कर देंगे। यानी कि BS4 की गाड़ियों को ना तो आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है ना तो आपको सेलिंग करनी है। द रेगुलेशंस कम्स विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजेस द्वारा यह डिसीजन दिया गया। तो अब आते हैं भारत स्टेज यानी कि BS6 क्या है, BS नाम से भी जानते हैं। तो 1 अप्रैल 2020 से इम्प्लीमेंट किया गया। अब इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ क्या है कि जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट से जो पार्टिकुलेट मैटर है यानी कि जो फिल्टर्स को मैंडेट कर दिया गया कि जो भी एग्जॉस्ट होगा, एग्जॉस्ट से उनको फिल्टर करके हम एग्जॉस्ट एनवायरनमेंट में वो पॉल्यूटेंट्स भेजेंगे या वो एग्जॉस्ट गैसेस इन्वायरमेंट में हम फिल्टर करके ही भेजेंगे। दूसरी चीज़ है, अब क्योंकि हम जो टॉक्सिक गैसेस हैं उनका लेवल भी क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि पॉल्यूशन लेवल को हम बहुत कम करने वाले हैं। अब क्या किया कि मैंडेट ऑनबोर्ड डायग्नोसिस फॉर व्हीकल मेंटेनेंस, मतलब एक ऑनबोर्ड डायग्नोसिस का मतलब ये कि जो बाइकें आजकल सुनने में आ रही हैं कंप्यूटराइज हैं, दैट मीन्स कि इन अ सिंगल व्हीकल्स वी विल कंट्रोल all the pollution, we will control all the pollution level, that means sulfur content, that means carbon monoxide, that means oxides of nitrogen, that means oxides of sulfur and hydrocarbons। तो ये सारे लेवल्स को कंट्रोल करेंगे। तो BS6 और BS4 में थोड़ा सा एक कंपैरिजन देख लें कि BS4 में कितने पर्टिकुलेट मैटर्स सल्फर के थे या कितना ppm सल्फर था, और पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, और कितना कंटेंट डीजल में था। BS4 और BS6 की एक तुलना कर लें तो अगर हम पेट्रोल व्हीकल्स में देखें तो सल्फर कंटेंट जो पार्ट्स पर मिलियन है, ppm का मतलब होता है बेटा कि अगर हम 1 मिलियन पार्ट्स लें, 1 मिलियन में कितने लैक्स, 10 लैक्स, तो 1 मिलियन अगर हम पार्ट्स लें तो उसमें कितना पार्ट्स उस पर्टिकुलर का है। जैसे सल्फर कंटेंट की बात करें तो पार्ट्स पर मिलियन अगर हम मान लें ये 50 ppm है, इसका मतलब कि 1 मिलियन पार्ट्स में 50 पार्ट्स किसका है, 10 लाख कण में 10 लाख पार्टिकल्स में 50 पार्टिकल्स किसका है, सल्फर का है। तो BS जब 4 की बात थी तो BS4 में ये देखा गया बेटा, BS4 में ये देखा गया कि जो डीजल इन व्हीकल्स था वो क्या कर रहा था, 50 ppm यानी कि 50 पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन पार्ट्स में से 50 पार्ट्स किसके थे, सल्फर के थे BS4 में डीजल गाड़ियों का, और पेट्रोल गाड़ियों का कितना था, 30 था। लेकिन बेटा जब BS6 को लाया गया तो BS6 में ये हुआ कि जो ppm है पार्ट्स पर मिलियन वो जरा 5 गुना घटा दिया गया और इसको 3 गुना, यानी पेट्रोल की गाड़ियों में 10 ppm से ज़्यादा नहीं होगा और डीजल की भी गाड़ियों में सल्फर का कंटेंट 10 ppm से ज़्यादा नहीं होगा। और सल्फर बेटा इवन बहुत सारे ह्यूमन को प्रॉब्लम यानी ह्यूमन डिजीज़ होते हैं, जैसे लंग्स कैंसर्स तक हो सकते हैं, कार्डियक अटैक्स तक हो सकते हैं सल्फर कंटेंट अगर इन्वायरमेंट में हुआ तो उसी तरह से ये तो इंजन्स की बात है, उसी तरह से फ्यूल में भी है, बताएंगे अभी। यानी कि जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है उसको BS6 नॉर्म में 68% घटाया गया बेटा। 68% एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, जब BS4 से BS6 में आने में 68% तक हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यानी कि नॉक्स को घटा दिए। और जो पार्टिकुलेट लेवल है वो BS6 में 82% यानी 82% तक हम कम कर दिए BS4 की तुलना में। इतना तक लेवल पोल्यूशन का कम किया गया, इसीलिए जो गाड़ियां हैं उनकी जो कॉस्ट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। चलिए तो कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि BS4 और BS3, 4, 5, 6 का कंपेयर कर लेते हैं एक बार। जो PM 2.5 है यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की लिमिट है मिलीग्राम प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलोगे कि कितना mg रिलीज करेगा, कितना मिलीग्राम एग्जॉस्ट गैसेस से वो चलेगा। यानी कि
जब भी हम BS3, BS4, BS5 या BS6, BS5 तो है नहीं, BS6 है, तो जो भी BS4, BS3, BS6 की गाड़ियाँ हैं उनमें कितना लेवल था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का या फिर PM 2.5 का। ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन साइज है, ठीक है। माइक्रोन्स मीन्स व्हाट, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर मीन्स व्हाट, माइक्रो मीन्स व्हाट 10⁻⁻6 मीटर है ना, ठीक है। तो जो BS3 था बेटा, उसमें जो नाइट्रोजन की लिमिट थी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की 500 मिलीग्राम थी 1 किलोमीटर चलाने पे, और जो पार्टिकुलेट मैटर था वो 50 था, जो 2.5 था ppm। अब जब BS4 हुआ तो BS4 में आधा कर दिया गया, इसको भी आधा कर दिया गया। अब बेटा जो BS5 था उसमें टारगेट था हमारा, जो BS5 था उसमें टारगेट था हमारा कि हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को 180 मिलीग्राम पर किलोमीटर करेंगे और PM 2.5 को 5 करेंगे ppm। लेकिन BS5 को स्किप किया गया और BS6 को लाया गया, 80 और 5 तक किया गया, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर है। तो ज़रा देख लो BS3 से BS6 तक में 500 से 80 420 तक कम किया गया, और ये देखो 50 से, तो पॉल्यूशन लेवल कितना कम किया गया था। इसका वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है बेटा? तो रीज़न ये है कि जितनी भी ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स इंडिया में बहुत, नॉट ओनली इंडिया, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है। और अगर पॉल्यूशन लेवल हम वही कर दें, यानी कि एक गाड़ी 500 मिलीग्राम पर किलोमीटर रिलीज कर रही है अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को और PM 50, तो सोचो ऐसी BS3 की गाड़ियाँ अगर 10 हैं तो 5000 तक है। लेकिन हमने गाड़ियों की संख्या तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में एक चीज़ है कि इस चीज़ को तो हम रहने नहीं देंगे। 500 से 80 और 50 से 5 तक पहुंचा दिए तो नंबर ऑफ व्हीकल्स भी बढ़ेंगे, तो भी पॉल्यूशन लेवल उतना नहीं होगा जितना BS3 में हुआ करता था। जब BS3 आया था तो भी कहते थे कि BS3 की गाड़ी है, BS3 की है, लेकिन उसमें भी पॉल्यूशन लेवल, अभी इसके पहले पॉल्यूशन लेवल कितना रहा होगा BS2 में, BS1 में, उसके पहले जब BS था ही नहीं, यानी कि 91-92 के दशक में मे भी ये 5000 तक रहा होगा, मे भी ये 500 तक रहा होगा, लेकिन आज 5000 से हम 80 तक आ गए और 5 तक आ गए। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन लेवल ही हमारा पर्पस था। चाहे जो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स लगा लो, इंजन को चाहे जितना मॉडिफाई करना है कर लो, फ्यूल को चाहे जितना कंट्रोल करना है, जितना मॉडिफाई करके फ्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, रिफाइनिंग करनी है कर लो, लेकिन मुझे, यानी कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रेगुलेशंस दिया, गाइडलाइंस दी, उसके तहत इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो हम उस गाड़ी को अप्रूवल ही नहीं देंगे उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बनाने के लिए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उसे क्लियरेंस ही नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो बना के करेगा क्या? एजेंसी में तो चलाएगा नहीं खुद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लेवल्स हैं, जैसे 1991, 92, 96। 1991 में क्या है बेटा? 1991 में इसको जो हम कह रहे हैं 1991 में, इसको भारत में बोला गया था मास इमिशन नॉर्म्स, मेन मास इमिशन नॉर्म्स। ये पेट्रोल के लिए था। 1992 में यही मास इमिशन नॉर्म्स डीजल के लिए था। 1995 में फिर इम्प्लीमेंट करके कैटालिटिक कन्वर्टर्स को किया गया। तो वही बातें लिखा गया कि पेट्रोल के लिए 1991 में मास इमिशन नॉर्म्स था, 1992 में डीजल के लिए था। 1996 में क्या है? तो रिवीजन ऑफ मास इमिशन नॉर्म्स, यानी कि जो फिटमेंट है, जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स को मैंडेटरी कर दिया गया 1995-96 के आसपास कि आप कैटालिटिक कन्वर्टर फिक्स करेंगे ही करेंगे। 2000 के आसपास इसको बोला गया इंडिया 2000, जो BS1 भी हमारा था, भारत स्टेज 1 भी था। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि इंडिया ने सभी जो पुराने व्हीकल्स थे उसको यूरोपियन 1 इमिशन नॉर्म्स की गाइडलाइंस को सेम पैरामीटर्स पे ला करके, यानी सेम लेवल पे इंडिया 2000 या भारत स्टेज 1 नॉर्म्स लाए 2005 में। अब 2000 के बाद ये BS1 भी कई स्टेजेस में था, अभी बताऊंगा। 2005 में BS2 आया, यानी कि भारत स्टेज 2। इसमें क्या किया गया? सबसे पहले क्या किया गया, जो भी गाड़ियाँ थी उनको क्या किया गया था, उनको पूरे इंडिया में, यानी कि पूरा नेशन वाइड इम्प्लीमेंट किया गया।
2010 के आसपास BS3 को। अब BS3 में क्या था कि BS3 में जो हमारा सेकेंड कोर्स है यानी कि BS3 है उसको इम्प्लीमेंट किया गया 2010 में। 2017 में BS4 को इम्प्लीमेंट किया गया और BS4 में ये भी कहा गया कि पेट्रोल की गाड़ियों में 100 पार्ट्स पर मिलियन सल्फर कंटेंट होना चाहिए, यानी पेट्रोल के व्हीकल्स में जो एग्जॉस्ट है उसमें सल्फर की मात्रा 100 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो डीजल है उसमें 300 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन BS4। लेकिन BS6 में वही सब सारी चीज़ें घटा दी गई, जैसा कि मैंने कहा 68% और 83% या 85% तक रिड्यूस कर दिया गया। अभी जो पिछले चार्ट में हमने देखा है बेटा ये 82% और 68%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक चार्ट जो है जो पूरी समरी को एक्सप्लेन करता है। इस चार्ट में बेसिकली कौन सा नॉर्म्स कब इम्प्लीमेंट किया गया, कितने शहरों में किया गया, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये चार्ट ही है आपका जो भारत स्टेट्स को पूरा एक्सप्लेन करता है, यानी कि भारत में कब कब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कौन से नॉर्म्स या रेगुलेशन कब इम्प्लीमेंट किए, वो ये चार्ट में ही क्लियर हो जाए। जैसे मैंने कहा कि जो हम यूरोपियन यूनियन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, तो यूरो 1 जो था 2000 में, इंडिया ने उसे कहा इंडिया 2000 और ये पूरा नेशनल वाइड आया। इसके पहले ऐसा नहीं है कि नॉर्म्स नहीं था बेटा। 1991 में और 1992 में जिसको हमने क्या कहा मास इमिशन नॉर्म्स, ये पेट्रोल के लिए था, ये डीजल के लिए था। और 1995 में यही मास इमिशन नॉर्म्स या 96 में कैटालिटिक कन्वर्टर्स को मैंडेटरी कर दिया कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स होने ही चाहिए। उसके बाद जो इंडिया 2000 आया जिसको हम भारत स्टेज, यही बेटा BS1 है। BS1 एक्चुअली था ही नहीं, जैसा कि मैं हमेशा कह रहा हूँ कि BS1 था ही नहीं, उसको इंडिया 2000 था जो 2000 में इम्प्लीमेंट किया गया और पूरी कंट्री में यानी कि पूरा नेशनल में पूरे ऑल ओवर द कंट्री इम्प्लीमेंट किया गया। अब आया भारत स्टेज 2। स्टेज 2 को 2001 में जस्ट उसके 1 साल बाद इम्प्लीमेंट किया गया। नाम हमारा जो बेस था, रेफरेंस क्या था, जो भी रेफरेंसेस होंगे बेटा हम यूरोपियन यूनियन को या यूरोपियन नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है। तो जो भी रेफरेंसेस होंगे मतलब किससे वो कंपेयर कर रहा है, तो यूरोपियन नॉर्म से कंपेयर कर रहा है, EU नॉर्म्स, यूरोपियन यूनियन नॉर्म्स को कर रहा है। एक सेकेंड बेटा, तो जो BS1 है या जो BS2 है, भारत स्टेज 2 है, उसे यूरोपियन 2 ही था। 2001 में केवल 4 शहरों में दिल्ली, NCR, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में लगाया गया था। दो 2001 में ही यानी जैसे 1 साल बाद आफ्टर BS1 दिल्ली, NCR, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मतलब मेजर 4 सिटीज़ में BS2 को 2001 में इम्प्लीमेंट किया गया। उसके जस्ट 2 साल बाद BS2 ही था। अप्रैल 2003 में दिल्ली, NCR और जो बाकी के 13 शहर थे उनमें लगाया गया। BS2 को ही, भारत स्टेज 2 को ही अप्रैल 2005 में पूरी इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। छोटे छोटे शहरों में लगा के ट्रायल, फिर बढ़ाए, फिर पूरा कंट्री वाइज कर दिए। तो BS2 भी 3 स्टेजेस में था, 2001, 2003, 2005 में। 2001 में दिल्ली, NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बाकी 2003 में दिल्ली, NCR के साथ साथ 13 सिटीज़ में, सॉरी नॉट कंट्रीज, सिटीज़। अप्रैल 2005 में पूरी इंडिया में। लेकिन भारत स्टेज 3 को 1 अप्रैल 2005 से ही लाया गया और दिल्ली, NCR और 13 शहरों में लाया गया। इसको भी 2 स्टेजेस में लाया गया। फिर BS3 को जो यूरो 3 भी था उसको पूरी कंट्री में अप्लाई कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। भारत स्टेज 4 को जो यूरो 4 भी था उस भारत स्टेज 4 को, यूरो 4 को अब 1 अप्रैल 2010 से इम्प्लीमेंट किया गया केवल दिल्ली और 13 शहरों में। लेकिन 1 अप्रैल 2017 से पूरे इंडिया यानी पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। भारत स्टेज 5
आना था 1 अप्रैल 2017 को ही मेजर 4 सिटीज़ और 13 सिटीज़ में, लेकिन इसको पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा था इंडिया में कि उसको स्किप कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्किप कर दिया और BS6 को लाया, जो 1 अप्रैल जो यूरो 6 भी का भी नॉर्म्स है 1 अप्रैल 2018 से प्रपोजल था ऐसा कि 1 अप्रैल 2018 से हम ला देंगे, लेकिन आया कब? 1 अप्रैल 2020। और ये प्रपोज, क्योंकि ये PDF PPT पहले का डेटा होगा, तो ये प्रपोज था लेकिन इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया लॉकडाउन में ही। 1 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन ही था, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और ये इम्प्लीमेंट किया गया दिल्ली NCR और पूरी कंट्री में। लेकिन फ्यूल को, जो पेट्रोल और डीजल थे, उसको 1 अप्रैल 2018 में ही दिल्ली NCR में NCT नॉर्थ कैपिटल रीजन टेरिटरीज में लागू कर दिया गया था। अभी फ्यूल भी ऑल ओवर इंडिया कंट्री में BS6 के ही फ्यूल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। आगे बढ़े बेटा, ठीक है ना, यहाँ तक चले। तो पॉल्यूशन लेवल की, अब बार बार हम पॉल्यूशन लेवल की बात कर रहे हैं, तो कौन से गैसेस किस नॉर्म्स के तहत, किस रेगुलेशंस के तहत कितने थे जो गवर्नमेंट ने कहा था इतना होना चाहिए, उसको देख लेते हैं एक समरी। अब बात करते हैं पेट्रोल इमिशन नॉर्म्स की। तो पेट्रोल, कार्बन मोनोऑक्साइड जो एग्जॉस्ट गैसेज है, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है बेटा, उसी को हम एग्जॉस्ट गैसेज कहते हैं। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और उसके साथ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर PM। तो जब BS3 था उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड 2.3 था। गवर्नमेंट के पॉलिसीज, यानी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो रेगुलेशंस बनाए थे, जो नॉर्म्स बनाए थे, वो यही था कि BS3 के तहत इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन 0.2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन 0.15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। BS4 का आया तो उसके तहत नॉर्म्स दिया गया 1.1, 0.08। लेकिन जो BS6 या यूरो 6 नॉर्म्स है उसके तहत जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक ही है, हाइड्रोकार्बन भी सेम ही है, दोनों पैरामीटर्स, लेकिन जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है उसको बहुत कम कर दिया गया, 0.06 कर दिया गया, और जो पार्टिकुलेट मैटर है 0.005 किया गया। ये तो पेट्रोल की बात थी। अब हम ऐसे ही डीजल में भी करेंगे, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होंगी जो पेट्रोल से चलेंगी, उनके धुआं यानी उनके एग्जॉस्ट गैसेस की बात कर लिए। ऐसे ही डीजल से चलने वाली गाड़ियों का एग्जॉस्ट होगा, उनके एमिशंस की भी नॉर्म्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो BS3 में कार्बन मोनोऑक्साइड है 0.64 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन्स तो डीजल में होगा ही नहीं। मैंने कहा ना कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स है, जो ये मेजर पॉल्यूटेंट्स है पेट्रोल से निकलने वाले गाड़ी के धुएं का, और जो हाइड्रोकार्बन्स है वो डीजल में नहीं होता। मैंने कहा ना कि जो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं पेट्रोल के, वो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और ये तो सब में कॉमन है, ठीक है। लेकिन डीजल में क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और पार्टिकुलेट मैटर। तो ये पैरामीटर्स था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का 0.5 और दोनों का कॉम्बिनेशन 0.56 से ज़्यादा नहीं, और PM का कॉम्बिनेशन 0.05। लेकिन जब BS6 आया, BS4 में भी वही था, लगभग थोड़ा सा घटाए थे BS4 में, लेकिन जब BS6 आया तो 0.64 to 0.5 टू, जस्ट इमेजिन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कितना है, आधा से 0.06, और वही पार्टिकुलेट मैटर 0.05 से 0.005 तक में कर दिया गया। इसी तरह से यही नहीं, और भी नॉर्म्स थे, वही बातें करें। अगर एक चार्ट में देखें पेट्रोल और डीजल को, तो एक चार्ट में हमने समराइज कर दिया है बेटा BS3, BS4, BS6 को। कार्बन मोनोऑक्साइड पेट्रोल में, कार्बन मोनोऑक्साइड डीजल में कंपेयर किया है हमने पेट्रोल और डीजल को एक साथ, ठीक है ना। पेट्रोल और डीजल को एक साथ, पेट्रोल और डीजल को एक साथ, गैसेस सेम है और गैसेस सेम है, ठीक है। वही चार्ट को हमने एक में कर दिया है, मर्ज कर दिया है, ठीक। अब इमिशन रेगुलेशंस जो है, पार्टिकुलेट मैटर ग्राम पर किलोवाट आवर, पावर के हिसाब से कितना पार्टिकुलेट मैटर होना चाहिए। तो ये जो चार्ट है वो बता रहा है कि कितना पार्टिकुलेट मैटर है पर किलोवाट या ग्राम है पर किलोवाट आवर पावर के जनरेशन के लिए। तो BS1 में और BS2 में जब कंपेयर करें तो BS1 से जब BS2 पे आए बेटा, तो ये अप्रॉक्स 63% का रिडक्शन हम किए BS1 से BS2 में। पॉल्यूशन लेवल जो गैसेस थी, हार्मफुल गैसेस,
उनको हमने 63% तक कम कर लिया। BS2 से जब हम BS3 पे आए बेटा, तो इसमें हमने 33% तक घटा दिया। और बेटा BS3 से जब हम BS4 पे आए तो हमने 80% तक का रिडक्शन कर दिया। अभी इमेजिन करो, जब BS4 से जब हम BS6 पे आए हैं बेटा, तो अप टू 93 to 96% तक का हमने पॉल्यूशन लेवल घटा दिया है। सोच लो, कहाँ यहाँ और कहाँ BS6 पे, यहाँ। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन हम पॉल्यूशन लेवल को घटा देंगे, जिसकी वजह से जो ह्यूमन पे इफेक्ट पड़ रहा है, यानी जो अस्थमा, कार्डियक अटैक, लंग्स कैंसर, ये सब हो रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स को हम एलिमिनेट कर सकें। और मोर ओवर नॉट ओनली ह्यूमंस, हम इन्वायरमेंट को भी बचा सकें, पर्यावरण को भी अपने बचा सकें, यानी कि पॉल्यूशन लेवल को घटा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो मैकेनिक्स था BS6 का, वो कुछ इस तरह से, जो ढांचा था बेटा, जो संरचना था, कुछ इस तरह से था। जैसे कि सबसे पहले इसको 1 अप्रैल 2020 से लॉन्च होना है। दूसरा, जो BS6 है वो मोस्ट एडवांस इमिशन स्टैंडर्ड होगा ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के लिए, जो यूरो 6 के नॉर्म्स को फॉलो करेगा। अब इसके व्हीकल्स के पॉल्यूशन को घटाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि BS4 से BS6 में क्या चीज़ें रहेंगी, क्या नहीं रहेंगी। अब जो नए नॉर्म्स आ रहे हैं, यानी कि ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स जो OBD है, उसमें मैंडेटरी कर दिया गया है कि सारे बोर्ड, मतलब ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स को मैंडेटरी कर दिया गया सारे व्हीकल्स में, मतलब सारे पॉल्यूशन कंट्रोल एक ही बोर्ड, सिंगल बोर्ड में है। ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स क्या है? एक यूनिट है जो ये आइडेंटिफाई करती है कि जो एरिया ऑफ जो माल फंक्शंस है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्टोर्स और कंप्यूटर्स, यानी कि सारी बाइकें कंप्यूटराइज होंगी, जो भी डिफ़ॉल्ट कोड्स होंगे, जो भी स्टोर होगा, वो एक कंप्यूटर की मदद से होगा। यानी कि ऑन बोर्ड डायग्नोसिस कर रहे हैं। कि एक डायग्नोसिस का मतलब क्या, कि रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम। ऑन बोर्ड का मतलब क्या, सिंगल बोर्ड, कि एक ऐसा यूनिट हो जो एक ही बार में आइडेंटिफाई कर ले सारे पैरामीटर्स को, उसी को हम OBD, ऑन बोर्ड डायग्नोसिस कह रहे हैं। तो उसी को हम कंप्यूटराइज बाइक भी कह रहे हैं। जब बाइक खरीदने जाओगे तो कहेगा कंप्यूटराइज बाइक। कंप्यूटराइज बाइक का मतलब क्या है, कि वो ऑन बोर्ड डायग्नोसिस ही है। मतलब जब हम उसके प्रॉब्लम को डिटेक्ट करें तो सारे पैरामीटर्स एक सिंगल टेस्टिंग में या सिंगल डायग्नोसिस में ही डिटेक्ट हो जाए, वही OBD है। और 2 व्हीलर्स के लिए पहली बार इंडिया में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, यानी कि जैसा मैं हमेशा कह रहा हूँ, FI इंजन्स होगा, देयर इज़ नो कार्बोरेटर। FI इंजन यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होगा। फ्यूल को हम इंजेक्ट करेंगे इनटेक मैनिफोल्ड में, या फिर बेसिकली कंबशन चैम्बर में, दहन कक्ष में, जहाँ पे फ्यूल डायरेक्टली फ्यूल इंजेक्टर से या फ्यूल पंप से, जो अब क्या कर रहे हैं बेटा, मैंने बताया था शायद, पेट्रोल की अगर टैंक्स है, पेट्रोल के टैंक्स में हम पंप को लगा दे रहे हैं, ये पंप फ्यूल को सक्शन कर रहा है, दूसरी तरफ डिस्चार्ज करके फ्यूल इंजेक्टर तक भेज दे रहा है। और ये फ्यूल इंजेक्टर क्या कर रहा है, इनटेक मैनिफोल्ड में डायरेक्ट कंबशन चैम्बर में फ्यूल को सप्लाई कर दे रहा है। ना तो कार्बोरेटर है बेटा, और ना ही पेट्रोल को ऑन ऑफ रिजर्व मेन करने के लिए कोई रेगुलेटर है, कोई वॉल्व है। तो सारे वॉल्व को ख़त्म कर दिया गया, और सारे पैरामीटर्स, यानी कि जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ BS6 की गाड़ियों में। जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हीरो मोटोकॉर्प का, यानी कि 39.2%, उसने अपनी जो सुपर स्प्लेंडर की जो बाइक है उसको क्या किया है, सुपर स्प्लेंडर को उसको BS6 के फॉर्म में लाया है, और उस BS6 के साथ उसने 5 गियर्स और FI इंजन्स भी दिया है। ठीक है, तो जो सुपर स्प्लेंडर्स है उसमें क्या क्या इतने सेंसर्स लगे हैं बेटा। सबसे पहले तो चोक नहीं है, कार्बोरेटर नहीं है, चोक नहीं है, तो कैसे काम कर रहा है, कार्बोरेटर भी नहीं है, चोक भी नहीं है, तो एक टेम्परेचर सेंसर लगा है, एयर टेम्परेचर सेंसर। जो भी एयर सक्शन के थ्रू जा रहा है कंबशन चैम्बर में, या इनलेट वाल्व के थ्रू जा रहा है कंबशन चैम्बर में, वो एयर का टेम्परेचर मेजर कर ले रहा है। अगर वो कोल्ड है, मतलब कोल्ड स्टार्टिंग की कंडीशन है, तो फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा दे रहा है, दैट मीन्स चोक की ज़रूरत ही खत्म है। वो टेम्परेचर सारे सेंसर्स लगे हुए हैं।
और कई सारे सेंसर्स ऐसे हैं, अगर गाड़ी अगर कभी इन दैट केस अगर लेके चल रहे हो गिर गए, तो पहले के समय में क्या था, गाड़ी स्टार्ट ही रहती थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के बाद डैमेज के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन अभी के केस में अगर तुम गिर गए गाड़ी लेकर के, तो गाड़ी क्या हो जाएगी, कंप्लीटली बंद हो जाएगी। i3s को पता ही होगा, i3s टेक्नोलॉजी आप लोगों को पता ही होगी। i3s आइडियल स्टॉप 3s की बात कर रहा है, आई के साथ आइडियल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम। मतलब अगर गाड़ी कभी हम खड़े हैं, i3s सिस्टम को हमने ऑन कर दिया है, तो व्हीकल्स 30 सेकेंड्स या कुछ उसका टाइम ड्यूरेशन है तक स्टार्ट रहेगा। आपने क्लच छोड़ा हुआ है, अब ट्रैफिक में है, तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। और जैसे ही आप क्लच लेंगे, ये तो BS4 में भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, जैसे ही आप फिर क्लच लेंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, आपको सेल्फ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, आई स्मार्ट भी कह रहे हैं उसको। और मोर ओवर इसके साथ साथ उन्होंने अभी इसमें इन्होंने BS सुपर स्प्लेंडर की जो BS6 की बाइक है 2020 वेरिएंट की, डिस्क भी दे दिया है, 5 गियर भी दे दिया है, 125 cc भी दे दी है, कार्बोरेटर भी हटा दिया है, 5 इंजन भी कर दिया है उन्होंने। तो बेटा ये सारे चेंजिंग के बाद जो क्यों चेंजिंग किए, क्योंकि हमें जो पर्टिकुलर जो गैसेस एग्जॉस्ट निकल रही थी एग्जॉस्ट से, यानी कि जो गाड़ी का धुआं था उसमें जो गैसेस थी उनका लेवल डिसाइडेड है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए BS6 को इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो बेसिकली जो इफोर्ट लाया गया है इमिशन को कंट्रोल करने के लिए, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करने के लिए जो प्रयास लाया गया, वो प्रयास का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया अभी तक, मैंने एक PPTs में क्लियर करने की कोशिश की है। जो मैंने अभी तक कहा बेटा, वो एक PPTs में, अभी तक मीन्स व्हाट, केवल BS नॉर्म्स की बात कर रहे हैं। ये एक BS नॉर्म की हिस्ट्री है कि भारत स्टेज नॉर्म्स को लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए और किस लेवल का प्रयास किए, क्या रेगुलेशंस रही, क्या एक्ट रहे, क्या मैंडेटरी किया, क्या उनके कंडीशंस थे, इन सब को एक समराइज करने की कोशिश की है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आई होप कि ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया होगा, है ना। तो चलिए कुछ वीडियोस अगर हैं ट्यूटोरियल्स तो देख लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर्स को हम यहाँ पे समअप करते हैं। ठीक है, तो आपका ये पूरा जो BS नॉर्म्स है बेटा, वो हमने इस चैप्टर में क्या देखा, हमने देखा कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर के टाइप्स कितने हैं, 2 वे हैं, 3 वे हैं। अब कैटालिटिक कन्वर्टर्स रिड्यूस कैसे कर रहा है या फिर ऑक्सीडाइज कैसे कर रहा है, उसके लिए हमने देखा कि हम प्लेटिनम, पैलेडियम या रोडियम के प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लेटिनम की प्लेट्स क्या है, या प्लेटिनम जो मेटल है वो क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर रहा है। एक्चुअली ज़्यादा बोलने पे यही होता है, वॉइस थोड़ी सी लैप्सिंग होती है। ठीक है, जो प्लेटिनम है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर रहा है, लेकिन जो रोडियम है उसमें केवल रिडक्शन हो रहा है, और जो पैलेडियम है उसमें क्या हो रहा है, केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैटालिटिक कन्वर्टर, जैसे कि किसी में हम इंटीग्रेट कर देते हैं प्लेटिनम को, तो एक ही हनीकॉम स्ट्रक्चर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाता है। और अगर हम अलग अलग पार्ट वाइज भी देना चाहें तो उसके लिए पैलेडियम या रोडियम का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए, तो कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस हैं, तो कार का एग्जॉस्ट सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं कि हाउ द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ अ कार इज़ वर्किंग। तो बेटा इसको एग्जॉस्ट सिस्टम को मैं बस इसमें ये दिखाना चाहता हूँ कि जो भी डिफरेंट गैसेज हैं या कैटालिटिक कन्वर्टर की पोजीशन क्या है, या कंबस्शन चैम्बर से यानी दहन कक्ष से निकलने के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं वो कैसे कैसे फ्लो करती हैं और कैसे इन्वायरमेंट में जाती हैं, उस चीज़ को हमने समझाने की कोशिश की है। तो ज़रा देखते हैं, ये हमारा एग्जॉस्ट गैसेज हैं जो साइलेंसर के थ्रू बाहर निकलती हैं। अब साइलेंसर क्यों देते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि साइलेंसर क्यों देते हैं। तो बेटा क्योंकि पेट्रोल की जो एक्सपेंशन होगा इसमें दहन कक्ष में, कंबस्शन चैम्बर में, वो काफ़ी
तेज़ी से होगा, यानी कि जो नॉइज़ होगी वो ज़्यादा होगी। इसी चीज़ को घटाने के लिए हम कंबसन चैम्बर में यानी कि जो साइलेंसर हम लगाते हैं एग्जॉस्ट गैसेस को निकलने के लिए। तो जो भी गैसेस हैं वो आफ्टर इंजन कैसे इमिट हो रही हैं उसको थोड़ा सा देख लिया गया। इसी को कहते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। जो एग्जॉस्ट गैसेस एग्जॉस्ट वाल्व से निकल करके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आएंगी। तो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स हैं, उसी के हिसाब से अगर यहाँ 4 सिलेंडर हैं तो सारे के सारे क्या है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आकर के कलेक्ट होंगी, और वहाँ से वो एक पैसेज के थ्रू, एक पाइप के थ्रू आएंगी जो कैटालिटिक कन्वर्टर, ये हमारा कॉम्बिनेशन, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है वही हमारा क्या है कैटालिटिक कन्वर्टर, जो सारे के सारे एग्जॉस्ट गैसेस कैटालिटिक कन्वर्टर से इन होंगी और कैटालिटिक कन्वर्टर से एग्जिट हो जाएंगी। इसमें 2 पार्ट होंगे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। एक में रिडक्शन होगा, दूसरे में ऑक्सीडेशन होगा। प्लेटिनम के साथ जिसमें रिडक्शन होगा उसमें रोडियम की प्लेट, प्लेटिनम के साथ जिसमें ऑक्सीडेशन होगा उसमें पैलेडियम की प्लेट का कॉम्बिनेशन होगा जो गैसेस को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करेंगी। देखिए जो बताया वही सारी चीज़ें हैं। जो भी गर्म गैसेस हैं एग्जॉस्ट गैसेस वो कैटालिटिक कन्वर्टर में ही होंगी, और कैटालिटिक कन्वर्टर में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड्स, वाटर और नाइट्रोजन में कन्वर्ट होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा 2 चैम्बर्स हैं, सिरामिक 1, सिरामिक 2, सिरामिक ब्लॉक। एक में रोडियम प्लेटिनम के साथ, दूसरे में पैलेडियम। जिसमें रोडियम होगा उसमें रिडक्शन होगा, यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में बनेगी। क्यों? ठीक, हनीकॉम स्ट्रक्चर में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिड्यूस करके या ऑक्सीजन को रिड्यूस करके नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो ये 3 पार्टिकल्स दिखा रहा है, और ये 2 ऑक्सीजन है, 2 रेड में है, और ये नाइट्रोजन यानी कि जो 2 केवल ब्लू में है उनको अलग कर दे रहा है और अलग करके इन्वायरमेंट में भेज दे रहा है साइलेंसर के थ्रू। ठीक है ना? क्योंकि इनका रिडक्शन हो रहा है। अब सेकंड में क्या है, जो सेकंड सिरामिक है उसमें क्या है, ऑक्सीडेशन होगा, यानी प्लेटिनम के साथ पैलेडियम की भी प्लेट होगी। अब ये क्या करेगी, जो गैसेस हैं जैसे हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सबको क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएगा, और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। इक्वेशन में बैलेंस नहीं कर रहा हूँ बेटा, वो केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक, जो ये ब्लू है इनको नाइट्रोजन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो येलो एंड रेड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, ये ऑक्सीजन है, नोटिफिकेशन है। तो जो डक्ट्स है उसके अंदर क्या होता है, सिरामिक के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, और एग्जॉस्ट के थ्रू यानी कैटालिटिक कन्वर्टर के एग्जिट से होते हुए साइलेंसर से होते हुए इन्वायरमेंट में बाहर निकल जाएगा। तो बेसिक सा यही प्रिंसिपल है इनका। अब यही सारी गैसेस जो हार्मफुल गैसेस थी वो हार्मलेस गैसेस में साइलेंसर के थ्रू क्या होंगी, साउंड वेव है। जो मफलर किस लिए लगाते हैं, साउंड को रिड्यूस करने के लिए भी मफलर का इस्तेमाल करते हैं। और मफलर से होते हुए, मफलर में बहुत सारे ड्रिल होल होते हैं जिनके अंदर जो भी गैसेस हैं साउंड को रिड्यूस करते हुए साइलेंसर के थ्रू ये एग्जिट हो जाएंगी। और मफलर साइलेंसर का काम ही यही होता है कि जो भी गैसेस एक्सपेंड होके जिनका नॉइज़ ज़्यादा था वो कम हार्मफुल और लो साउंड वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी कि ये टेल पाइप है जो साइलेंसर कह रहे हो, जहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी, ये लेस हार्मफुल होंगी। मतलब कि क्या, इसके एग्जिट पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा और नाइट्रोजन होगा, यही होगा ना। तो ये लेस हार्मफुल होंगी। और क्योंकि मफलर भी लगाए हैं तो जो साउंड वेव्स होंगी, जो ध्वनि की वेव्स हैं वो भी क्या होंगी, कम होंगी। तो गाड़ी से के साइलेंसर से निकलने वाली जो आवाज़ होगी वो बहुत कम होगी, पता
नहीं चलेगा। नहीं विश्वास है तो साइलेंसर निकाल लेना, फिर स्टार्ट करके देख लेना, पता चल जाएगा कितना आवाज़ करता है। कभी मैकेनिक अगर बनाता है तो वो साइलेंसर के मफलर का वो फिल्टर करता है, झाड़ता है, साफ़ करता है, क्लीन करता है, तो उस केस में देखे होगे कि साइलेंसर नहीं हो तो आवाज़ कैसे आती है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला वीडियोस देखते हैं। तो आई थिंक वो हिंदी में ही है, उसको मैं समझा दे रहा हूँ। फिर भी कैटालिटिक कन्वर्टर कैसे वर्क कर रहा है उसको हम अभी देख ही लिए, फिर भी आप देख लें, मैं प्ले कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। हाँ भैया वॉइस दे देता हूँ, अभी चिल्लाने लगोगे तुम लोग, वॉइस कहाँ है ना। और वो काम कैसे करता है, तो शुरुआत करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर की नेसेसिटी और लोकेशन से। तो कैटालिटिक कन्वर्टर एग्जॉस्ट गैस के अंदर जितने भी एमिशन यानी कि पॉल्यूटेंट होते हैं उसका अमाउंट जो है उसे कम कर देता है, जिसके कारण उसे गाड़ी में एमिशन कम करने के लिए लगाया जाता है। तो अब बात करते हैं लोकेशन की। तो कैटालिटिक कन्वर्टर इंजन के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बिल्कुल बाद में ही लगाया जाता है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि इंजन और मोटर के बीच में लगाया जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर। तो बात करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर के कंस्ट्रक्शन की। तो एक मेन फ्रेम के अंदर सबसे पहले प्लेटिनियम या फिर पैलेडियम का एक कैटालिस्ट रखा जाता है। इस ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट कहा जाता है क्योंकि ये एग्जॉस्ट गैस के अलग अलग जो भी एमिशन है उनके बीच ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है उसे पॉसिबल बनाता है। उसके बाद दूसरा कैटालिस्ट रखा जाता है जिसे कहा जाता है रिड्यूसिंग कैटालिस्ट। ये एक्चुअली में रोडियम से बना हुआ होता है और ये जो है वो रिडक्शन की जो प्रोसेस है उसे पॉसिबल बनाता है, इसलिए इसे कहा जाता है रिड्यूसिंग कैटालिस्ट। तो अब बात करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर के वर्किंग की। तो सबसे पहले एग्जॉस्ट गैस जो है वो ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट के थ्रू होगा। तो बेटा कहना हम ये चाह रहे हैं, ये किस तरह का कैटालिटिक कन्वर्टर है, तो ये 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर है। अब 3 वे का मतलब क्या हुआ कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। लेकिन अगर हम बात 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर की करते हैं तो उसमें केवल ऑक्सीडेशन होता है। अगर केवल ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें कौन सी प्लेट का इस्तेमाल करते हैं हम, पैलेडियम का। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो उसमें हम प्लेटिनम का या रोडियम और पैलेडियम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर है, इसकी जो स्ट्रक्चर है ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की होती है। इसके इन पर जो भी गैसेस होंगी, चाहे वो गैसेस हाइड्रोकार्बन्स हों, चाहे वो गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे वो गैसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो। अब ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजन को इमिट करेगा। तो ये जो प्लेट है ये किसकी होगी बेटा, नहीं ऑक्सीडेशन के लिए किसकी प्लेट दे रहे हैं, ये पैलेडियम की प्लेट होगी, या प्लेटिनम का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जब ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा, तो हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के ये किस में बना देगा, बोलो CO2 और H2O में। नेक्स्ट क्या कि ये क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में। और जो रिडक्शन कैटलिस्ट है यानी ये किसका बना होगा, या तो रोडियम का हो या तो प्लेटिनम का हो। प्लेटिनम के साथ भी हम रोडियम और पैलेडियम का कॉम्बिनेशन देते हैं। तो ये जो रिडक्शन कैटलिस्ट है ये क्या करेगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा और केवल बचेगा क्या, नाइट्रोजन। तो बेसिकली यही 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर है, मतलब 3 गैसेस को वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है या ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है ना, चलो देख लो तुम लोग। उस सिचुएशन में जो एग्जॉस्ट गैस है उसके अंदर मेनली हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के पार्टिकल्स होंगे। और ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट जो है वो क्या करेगा कि हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स के बीच में रिएक्शन करवाएगा और वही रिएक्शन के कारण H2O यानी कि पानी जो है उसका फॉर्मेशन होगा और वो आपको साइलेंसर में से बाहर आता हुआ अक्सर दिखाई देता है। और दूसरा जो रिएक्शन है वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच, जो कि बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपको नॉर्मली एग्जॉस्ट में से बाहर आता हुआ विजिबल नहीं होता।
लास्ट में कंक्लूजन क्या आता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर जो प्रोसेस करता है, सबसे पहली है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जिसमें वो हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन को जो है वो मिक्स करके बनाता है पानी यानी कि H2O। दूसरी जो प्रोसेस है वो करवाता है कार्बन ऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में, जिससे हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी प्रोसेस होती है रिडक्शन की, जो कि रिडक्शन कैटालिस्ट करवाता है। वो क्या करता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के पार्टिकल्स को डिवाइड करता है और बना देता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो आज के लिए बस। तो बेटा जैसा मैंने कहा, 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर हो या 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर हो, तो बेसिकली आज के डेट में 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में जो 3 गैसेज हैं, चाहे वो हाइड्रोकार्बन्स हो, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, या फिर वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इन दोनों का होता है ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O और CO2 बना देंगे। इसका होता है रिडक्शन, जो क्या करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दें। तो यही कैटालिटिक कन्वर्टर का काम है और कुछ है नहीं इस चैप्टर्स में। तो बेसिकली हमने अभी तक देखा कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स के टाइप BS नॉर्म्स यानी कि भारत स्टेज नॉर्म्स, जो भारत स्टैंडर्ड भी है, यानी कि भारत में क्या स्टैंडर्ड्स हैं इमिशन के, उसको। तो आपका ऑटोमोबाइल का चैप्टर बेसिकली हमने ऑफलाइन क्लासेस में यूनिट 2, 3, 4 पढ़ा दिया था। 5, 6 और 7 को हमने ऑनलाइन और फर्स्ट को भी ऑनलाइन कर दिया था। तो बेसिकली इस 2 बैटरी के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और मोर इम्पॉर्टेंट एग्जॉस्ट इमिशंस है, जिसमें 2 ही क्वेश्चन हैं। एक 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर, अगर हम 3 वे समझ गए तो हमें 2 वे में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 वे या 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं, और क्या है, BS नॉर्म्स है, यानी कि भारत स्टेज नॉर्म्स है। तो चलिए ये लेक्चर्स को यहाँ पे हम समअप करते हैं, ख़त्म करते हैं। समअप तो कर ही दिए हैं, इस लेक्चर्स को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। और ऑटोमोबाइल्स का आई थिंक आपको हमने पूरे सिलेबस का हमने क्वेश्चन भी आपको लिखवा दिया था, तो कोई इशू नहीं है। और कोई प्रॉब्लम्स फिर भी है तो आप हमें पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।